मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हमारी चर्चा का विषय है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 108 बताई जाती है पूरी दुनिया में, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, जो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं या फंसने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट ये कहती है कि मिडिल इनकम ग्रुप में दो तरह के ग्रुप हैं, एक लोअर इनकम ग्रुप है और दूसरा अपर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है और दूसरा अपर मिडिल इनकम ग्रुप है। ये मैक्रो लेवल पर ये बात हो रही है और इनमें से जो दुनिया के देश थे 108 को छोड़ने के बाद 34 ऐसे देश हैं, 34 ऐसे देश हैं जो हायर इनकम ग्रुप में पहुंच गए हैं। और मिडिल इनकम ग्रुप को परिभाषित किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार उन इकोनॉमीज़ को, उन अर्थव्यवस्थाओं को, उन देशों को जिनकी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं यूएस के पर कैपिटा इनकम का 10% से लेके 11% के बीच में हो। हम 2047 तक विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया का जो सपना लेकर के, लक्ष्य लेकर के चले हैं, हमें देखना चाहिए कि इस रिपोर्ट में हमारे लिए क्या प्रिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं या हमारे बारे में क्या बातें कही गई हैं। मैं देख रहा था कि जो हमारा जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम 2024 में है वह $2731 है, लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि रुपीज़ टर्म्स में पर कैपिटा जो हमारा इनकम है 1,84,000 बताया जाता है। लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि हमारी जो जीडीपी है वो 3.95 ट्रिलियन है नॉमिनल, जो कहते हैं डॉलर के टर्म्स में, और हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं और हम 2047 तक एक डेवलप्ड राष्ट्र या विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने पर कैपिटा इनकम को यानी प्रति व्यक्ति आय को काफ़ी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की तारीख में इस परिभाषा के अंतर्गत जो वर्ल्ड बैंक ने हमें दिया हुआ है, और शायद ये परिभाषा पूरी दुनिया भर में मान्य है, हम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हैं और संभावना है कि हम उस ट्रैप में फंसे हुए, शायद हम आगे बढ़ने में हमें दिक्कत महसूस हो रही होगी। उसका कारण ये बताया है उन्होंने, और दक्षिण कोरिया का उदाहरण दिया है। का कहना है कि खास करके ऐसे देशों में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ाया जाना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट दो तरह का होगा, एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार के द्वारा किया गया निवेश और निजी सेक्टर के द्वारा किया गया निवेश। उन्होंने कोरिया के बारे में कहा है कि कोरिया ने, हालांकि वहाँ पर मिलिट्री शासन था और वो इकोनॉमिक प्लान बनाते थे, और वहाँ की जो सरकार थी वो सुनिश्चित करती थी कि जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो फर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उन्हें इंसेंटिवाइज तभी किया जाए कि वो सर्टेन थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट का प्राप्त करें। हमारे देश में बिलियनियर्स बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, यूनिकॉर्न की बात आती है, और हम जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे यहाँ हैं। लेकिन ये भी बात आ रही है कि जैसा कि अखबारों में आता है, मीडिया में आता है, अपोजिशन पार्टीज कहती हैं कि क्रोनिक कैपिटलिज्म के रूप में कुछ ऐसे कंपनियां हैं, ऐसे फर्म्स हैं जिनको ज़्यादा हम इंसेंटिव देते हैं, कर्ज की उनकी माफ़ी कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते, खास करके पब्लिक डोमेन में बात नहीं है, कि उनके द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो दक्षिण कोरिया ने किया कि उसने जो सरकार से करीब जो इंटरप्राइजेज हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कुछ मानकों पर ध्यान दिया, और उसमें एक मानक इन्वेस्टमेंट का था। यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा और उन सेक्टर्स में होगा जो सेक्टर सरकार की प्रायोरिटी वाले हैं, तो इंसेंटिव दिया जाएगा। और यह भी किया, जो मिलिट्री शासन था, कि मजबूर किया प्राइवेट सेक्टर को कि आपको इन सेक्टर्स में, इन उद्योगों में पैसा लगाने की आवश्यकता है, निवेश करने की आवश्यकता है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक मिलिट्री शासन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसी पॉलिसी ज़रूर बना सकते हैं कि हमारा
जो इंसेंटिव का सिस्टम हो वो इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि हमें बहुत ही पॉपुलस कंट्री है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। इसलिए उसके आधार पे अगर हम इंसेंटिव की पॉलिसी बनाएं, शायद वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार ये बात हमारे सामने आ रही है। मेरा मानना है मित्रों कि केवल हम पर कैपिटा इनकम के इस आंकड़े के आधार पे ये समझ नहीं सकते कि हम अगर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं किसी भी देश में, अगर जीडीपी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा 7% हो रहा है, या जीडीपी जो हमारा 3.95 ट्रिलियन डॉलर टर्म्स में आ गया है, इसका क्या मतलब है? दरअसल एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया है कि जो 40% हमारे पूरे वेल्थ का है, जो नेशन के वेल्थ का 40% है, वो टॉप के 1% पूंजीपतियों के हाथ में और 10% के हाथ में 56% उस वेल्थ का है। यानी जो बाकी हमारे बॉटम वाले जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो बीच में मिडिल क्लास भी है, उनके पास तो बहुत ही निग्लिजिबल है। इसका मतलब हमारी इनइक्वालिटी बहुत बढ़ी हुई है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में इस इनइक्वालिटी पर ध्यान देने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन भारत के संदर्भों में मैं मानता हूँ कि इनइक्वालिटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और अब पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ या जीडीपी के टोटल वैल्यू के आधार पे अगर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करना चाहेंगे तो हिंदुस्तान के संदर्भों में हम निश्चित तौर से एक एकांगी दृष्टिकोण अपनाएंगे। इसलिए हमें इस इनइक्वालिटी को भी, इस गैप को भी समझना होगा। तो अब हम आए कि वर्ल्ड बैंक क्या स्ट्रेटजी बता रहा है। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि हमारे जैसे देशों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, तो 3I की स्ट्रेटजी बताता है। पहला आई है इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि हम उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करवाएं और उसी हिसाब से इंसेंटिव का सिस्टम बनाएं ताकि हमारे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और हमारा ग्रोथ भी हो, यानी पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। और जब तक ये इंक्लूसिव नहीं होगा तब तक कुछ वेल्दी लोगों को पैसा मिल जाएगा। जैसे 40% जो वेल्थ है 1% टॉप के लोगों के हाथ में, हो सकता है बढ़ के 50% वेल्थ हो जाए, लेकिन फिर नीचे के लोगों तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाएगी। पूंजीवाद इस बात को मानता था केवल ग्रोथ पर फोकस कीजिए और अपने आप सब नीचे जाएगा, ट्रिकल डाउन थियरी। लेकिन अब पाया जा रहा है कि वो ट्रिकल डाउन थियरी फेल कर गई है। इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, फास्टर ग्रोथ हो लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ हो ताकि लोगों को फायदा हो। तो दूसरी स्ट्रेटजी वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ आप जो है सो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको इन्फ्यूज़ कीजिए। इन्फ्यूज़न, द सेकेंड आई इज द इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन का मतलब है कि आपका मैन पावर स्किल्ड होना चाहिए, यानी R&D में भी खर्च करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी खर्च करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ स्किल अपग्रेडेशन में भी खर्च करना पड़ेगा, यानी इंडस्ट्री के साथ एजुकेशन को अलाइन करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में किस तरह के लोगों की आवश्यकता है, इंजीनियर्स की आवश्यकता है, मैनेजर्स की आवश्यकता है, टेक्नीशियंस की आवश्यकता है, इस तरह के स्किल अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। और जो नई नई टेक्नोलॉजीज हम लाएंगे, चाहे R&D में अपने यहाँ खर्च करके लाएं, चाहे बाहर से टेक्नोलॉजीज लाएं, उसके आधार पे हमें मैन पावर उसे डालना पड़ेगा। इसको शुम्पीटर नामक इकोनॉमिस्ट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करता है। उसका कहना है कि जब आप नए नए टेक्नोलॉजी लाइएगा, इसके लिए आपको नए स्किल्ड पर्सनस की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में लेबर मार्केट ऐसा होना चाहिए कि आसानी के साथ आपको ऐसे लोग मिल सके। तो ऐसे लोग तभी मिलेंगे जब हम एजुकेशन पे काफ़ी खर्चा करेंगे, जब हम स्किल डेवलप अपग्रेडेशन पे काफ़ी खर्चा करेंगे, हम टेक्नोलॉजी पर काफ़ी खर्चा करेंगे, क्योंकि तभी चीज़ें आएंगी। मित्रों, अभी मैं हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बात कर रहा था, वहाँ के प्रोफेसर से। उन्होंने बताया कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जिसको हम आज की तारीख में सिलिकॉन वैली कहते हैं, उस सिलिकॉन वैली के निर्माण में बड़ा योगदान दिया। हमने कहा कैसे योगदान दिया? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो रिसर्चेज हो रहे थे, उन रिसर्चेज से जो टेक्नोलॉजी निकल रही थी वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ
शेयर करते थे और स्वाभाविक को हमको उसके लिए हमारा जो ऑनरेरियम है, हमारा जो पैसा है वो हमें देते थे। और इस प्रकार से उस टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ को लीड किया। इसका मतलब यह कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को भी हमें R&D के सेंटर्स के रूप में विकसित करना पड़ेगा और उसके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बर्कली के बारे में पता चला कि अमेरिका में जो लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है, बर्कली एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और वहाँ से काफ़ी लोगों को अभी तक मिल चुका है। स्टैनफोर्ड में मिलता है, हार्वर्ड में मिलता है, अभी प्रिंसटन के प्रोफेसर्स को मिला है अभी इस साल का नोबेल प्राइज़, खास करके साइंसेज में मिल रहा है। तो इसलिए हमें R&D में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। आज की तारीख में जो हमारा खर्चा है वो बहुत ही कम है। मैं वायर में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हमारा खर्चा पूरे GDP का 0.84% है। यानी जो हमारा बजट है उस बजट का 0.84% हम खर्च करते हैं R&D में। हमें R&D को बढ़ाना पड़ेगा और बाहर से भी हमें टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी। उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के लिए हमें मैन पावर के स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। जो तीसरी स्ट्रेटजी वो बताते हैं इस रिपोर्ट में, वो कहते हैं पहले आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग जाएगा इसके बाद आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाइए और नई टेक्नोलॉजी आएगी उसके बाद मैन पावर को भी चाहिए। इसलिए पॉलिसी जो है सो केवल यही नहीं कि हम टेक्नोलॉजी हमने कहीं से लाया, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन करेगा। इसलिए मैन पावर उस टेक्नोलॉजी के अनुसार ट्रेन करना पड़ेगा, अपने एजुकेशन को उसके हिसाब से लाइन करना पड़ेगा। और तीसरी बात वो कहते हैं कि जब आप ये दोनों को प्राप्त कर ले तो इनोवेशन करना पड़ेगा और यही इनोवेशन R&D भी है, R&D भी है और यही इनोवेशन मार्केट के हिसाब से करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरतें क्या है। और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ फोर्थ आई, मैंने कहा भी, इंक्लूसिवनेस। केवल और केवल GDP का ग्रोथ होता चला जाए, आपका ट्रिलियन बढ़ता जाए, आपका ट्रिलियन बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन वेल्थ का बड़ा हिस्सा अगर टॉप लेवल के लोगों तक ही रहेगा, सीमित रह जाएगा 1% से लेकर 10% के बीच में, तो निश्चित तौर से सोसाइटी एक हारमोनियस सोसाइटी नहीं हो पाएगी। यानी अमीरी का द्वीप बनेगा गरीबी के सागर में। हम 140 करोड़ हैं, इसलिए हम गरीबी के सागर की बजाय हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अमीरी का सागर बने। अगर विकसित राष्ट्र की बात है तो विकसित राष्ट्र में हर व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होने चाहिए ताकि उसका जीवन स्तर उन्नत हो और वो मनुष्य के रूप में भी उन्नत हो। इसलिए मित्रों, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है और हमको सरकार से ही नहीं कहें कि आप ही काम कीजिए, हमें सभी लोगों को, खास करके R&D के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको भी बड़े पैमाने पर काम करना पड़ेगा। मुझे बताया गया अमेरिका में कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लेके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को R&D में काफ़ी सपोर्ट करती है और इस तरह के लोग वहाँ पर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके विश्वविद्यालय हैं वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने, ये उनकी भूमिका है। तभी R&D के पैसे का अब इस्तेमाल करके और बेहतर टेक्नोलॉजी दे सकेंगे। अकेले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे बताया गया कि 800 पेटेंट्स उस यूनिवर्सिटी ने अभी तक किए हुए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अनुसार उसे इससे कितनी आमदनी भी होती होगी और उसने किस प्रकार से वो जो सिलिकॉन वैली है उसके ग्रोथ में, उसके विकास में ज़बरदस्त भूमिका का निर्वहन किया। तो मित्रों, यह रिपोर्ट तो 276 पृष्ठों की है, पूरा कुछ तो पढ़ा नहीं जा सकता। इसके बारे में कुछ विश्लेषण कहीं ना कहीं आए हुए हैं, हिंदू में मैं देख रहा था, अखबार में मैं देख रहा था, कुछ इंटरनेट से मैंने देखा। आप भी इसको समझना चाहेंगे, आप भी इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहेंगे और तब जा कर के भारत के संदर्भों में हमें कुछ क्या करना चाहिए ये बातें सामने आएंगी। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, कृपया इसको लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से लाभान्वित करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।